Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss one more lesson of management accounting और start करते हैं lesson number 2 से, that is cost volume profit analysis. cost volume profit analysis होता क्या है? सबसे पहले तो ये देखो कि managers are concerned about the impact of their decision on profit. मैनेजर्स को अपनी प्रॉफिट की चिंता होती है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग से हेल्प करता ही था और देयर फोर मैनेजर रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग, मैनेजर को एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए किस किस की, वो उनको जानकारी चाहिए कि कितनी उनकी रिवेन्यू आ रही है, कॉस्ट कितनी लग रही है, वॉल्यूम कितना हो रहा है सेल्स का, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये सब कौन पता करेगा? आपका मैनेजमेंट कंफर्म करेंगे, इसके जो मैनेजर्स होते हैं. जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट होता है ये एक मॉडल होता है. इस मॉडल में बोला गया है कि ये एक इंटर रिलेशनशिप है 3 फैक्टर्स का, कॉस्ट का, वॉल्यूम का और प्रॉफिट का. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा इसमें, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मीन सेल्स आएगा और प्रॉफिट आएगा. इन तीनों के रिलेशनशिप को CVP बोला गया है. दूसरे शब्दों में तो मैं बोलूँ तो ये होगा बिहेवियर ऑफ नेट इनकम. अगर जितनी मेरी इनकम हो रही है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में मेरा जितना चेंज आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है, दोनों के बीच का रिलेशनशिप, कितना चेंज आ रहा है इनकम में और कितना चेंज आ रहा है कॉस्ट में, उसको CVP एनालिसिस मॉडल कहा जाता है. ये एक मॉडल है जो कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सिंप्लीफाई करता है, जो बहुत डिफ़िकल्ट अजम्पशंस बनाई गई है उनको सिंप्लीफाई करता है बेसिकली. तो नेक्स्ट इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं. देखो क्या बोला गया है, इसकी अजम्पशंस बहुत अच्छे से करके जाना. सबसे पहले अजम्पशंस में देखो, अजम्पशंस के अंदर सबसे पहले जो बोला गया है, एक मिनट यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कह रहे हैं चेंजेस इन सेल्स वॉल्यूम एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम आर सेम. जो चेंज होगा सेल्स वॉल्यूम में और प्रोडक्शन में दोनों बराबर रहने वाले हैं. क्लोजिंग बैलेंसेस इन ऑल इन्वेंट्री, जो भी लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो ज़ीरो. ये आपकी अजम्पशन है कि मतलब ये मान लेना है कि ये ही होना चाहिए. एवरीथिंग परचेज्ड इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन. जितनी भी चीज़ें खरीदोगे वो प्रोडक्शन के पर्पज़ से खरीदोगे और जितनी चीज़ बेचोगे वो, जितनी भी चीज़ बनाओगे वो बेचोगे. मतलब नील, ज़ीरो बचना चाहिए आपका क्लोजिंग स्टॉक. जितनी खरीदोगे उतने का सामान बनेगा, जितनी प्रोड्यूस करोगे उतनी बेची जाएंगी. जो टोटल कॉस्ट है उसको हमने क्लासिफाई किया गया है इनटू फिक्स्ड और वेरिएबल. ऑल मिक्स्ड कॉस्ट आर ब्रोकन इनटू दियर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट. जितने भी मिक्स्ड कॉस्ट हैं उनको हमने तोड़ दिया है फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट में. फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड, फिक्स्ड में कौन कौन से आ जाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट, और वेरिएबल में कौन से आ जाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट. आगे देखो, व्हेन रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, जब इसको ग्राफिकली बताते हैं, ऑल कॉस्ट बिहेवियर इज लीनियर. सारे के सारे कॉस्ट बिहेवियर लीनियर होते हैं, चेंजेस नहीं आते इसमें. द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेल्स वॉल्यूम कांस्टेंट माना गया है, एक जैसा ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे. दिस एनालाइज आइदर कवर अ सिंगल प्रोडक्ट, अगर आप एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हो या आप अलग अलग प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, मल्टीपल प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, वॉल्यूम बदलेगा. ऑल्दो द वॉल्यूम चेंजेस, जो मल्टीपल प्रोडक्ट हैं उनको बेचा जाएगा कांस्टेंट रेट से, चाहे वॉल्यूम बदल जाए. टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करेंगे. तो बच्चों जितनी भी ये अजम्पशंस है ना वो इसकी लिमिटेशन भी बन जाती है. क्यों, अब मैं आपको बताती हूँ. वॉल्यूम में इन्होंने बोला है चेंजेस इन सेल्स वॉल्यूम एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम आर सेम. जो सेल्स वॉल्यूम में और प्रोडक्शन वॉल्यूम में जो भी बदलाव आएंगे वो क्या हर बार सेम होंगे? क्या ये बताओ, क्लोजिंग स्टॉक क्या हर बार ज़ीरो होगा? नहीं. तो ये जितने भी हैं ना वो इसके डिमेरिट्स भी बन जाते हैं. अब टू नो द कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट रिलेशनशिप, अ स्टडी ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल. हमें क्या क्या पता होना चाहिए? हमें मार्जिनल कॉस्ट
फॉर्मूला पता होना चाहिए, पीवी रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ब्रेक इवन एनालाइज और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और इसका प्रैक्टिकल अगर होगा तो हम करते हुए भी चलेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, की फैक्टर एंड सेल्स वॉल्यूम। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट का अगर मैं बात बोलूँ तो मैंने आप लोगों को बोला था सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा दो तो कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को घटा दो तो प्रॉफिट आता है। एक ये मेथड याद रखोगे तो आगे तक के लिए दिक्कत नहीं होगी। कंट्रीब्यूशन एक एक्सेस है। कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन एक एक्सेस है जो कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये एक्सेस है किस किस के बीच में? सेल्स रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट, यही बोल रहे हैं। फिर इन्होंने बोल रखा है कि अ प्रोडक्ट हुज सेलिंग प्राइस एक्सीड इट्स वेरिएबल कॉस्ट और कवरिंग इट्स वेरिएबल कॉस्ट एंड मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन तो टूवर्ड द फर्म फिक्स्ड कॉस्ट एंड आफ्टर दीज हैव बीन कवर्ड टूवर्ड द फर्म्स प्रॉफिट। जो आपको फॉर्मूला बताया, पीवी रेशियो का फॉर्मूला नॉर्मल से चीज़ है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स 200 कर दो। सेल्स और कंट्रीब्यूशन का आप पूछोगे, अगर आप मुझसे पूछोगे कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, तो सेल्स में से मैं क्या माइनस कर दूंगी? वेरिएबल कॉस्ट। तो ये तो समझ आ ही गया होगा। फिर इन्होंने उसके भी अलग अलग मेथड बता दिए। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या तो आप ऐसे मान लो या आप ऐसे मान लो कि सेल्स में से हमने क्या माइनस किया? वेरिएबल कॉस्ट, तब क्या आया? कॉन्ट्री, और कॉन्ट्री में से हमने क्या माइनस किया? फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या आया? प्रॉफिट। देखो अब ध्यान से देखना, प्रॉफिट में अगर मैं माइनस था ना ये फिक्स्ड कॉस्ट, अगर प्लस कर दूं तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दूं तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और एक फॉर्मूला है चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन में चेंज इन सेल्स, ये भी किसका फॉर्मूला है? पीवी रेशियो का। और 100 में से अगर आप वीसी रेशियो माइनस करोगे, वेरिएबल सेल्स रेशियो माइनस करोगे तो भी आ जाएगा। पीवी रेशियो क्या आपको इंडिकेट करती है? पीवी रेशियो ये बताती है कि कितना चेंज आएगा प्रॉफिट का सेल्स के बदलने पे। सेल्स के बदलने पे प्रॉफिट कितना बदलेगा, वो होता है पीवी रेशियो। हायर द पीवी रेशियो, जितनी अच्छी पीवी रेशियो होगी बिजनेस के लिए उतना अच्छा है। पीवी रेशियो विल बी इम्प्रूव्ड, अगर इम्प्रूव की जाती है तो प्रॉफिट अच्छा होता है। और पीवी रेशियो परसेंटेज में निकलती है। फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन अगर आपका मान लो 50 है और आपका सेल्स है 100, तो ये क्या हो जाएगा? देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स पढ़ा था। तो कंट्रीब्यूशन अभी मैंने कितना पढ़ाया? 50, और सेल्स कितना पढ़ाया? 100, इंटू में 100, तो ये इंटू में 100 लगाना ज़रूरी है। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? 50%। समझ गए होगे होपफुली। अगर पीवी रेशियो कैसे कैसे इम्प्रूव हो सकती है? अगर आप वेरिएबल कॉस्ट कम कर दो, सेलिंग प्राइस बढ़ा दो, वेरिएबल कॉस्ट को कम कर दो, इंक्रीज़ कर दो शेयर के प्रोडक्ट को। पीवी रेशियो कहाँ कहाँ काम आता है? ब्रेक इवन पॉइंट निकालने में, कंट्रीब्यूशन फॉर एनी सेल्स वॉल्यूम, लेवल ऑफ आउटपुट डिज़ायर्ड प्रॉफिट पे निकालने में, और जब हम मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी करते हैं तब मोस्ट प्रॉफिटेबल मिक्स के लिए और एफिशिएंसी निकालने के लिए हम सब क्या करते हैं? पीवी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। चलो इसका देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या बोला है इन्होंने? कंपनी का फिक्स्ड एक्सपेंस है 90,000 और सेल्स है 3 लाख की, प्रॉफिट हुआ है 60,000 का। पीवी रेशियो बतानी है आपको। इफ़ इन द नेक्स्ट पीरियड द कंपनी को लॉस हो जाए 30,000 का और सेल्स वॉल्यूम निकालना है, तो सबसे पहले देखो पीवी रेशियो किस तरीके से निकलेगी। पीवी रेशियो में कितना दे रखा है? क्वेश्चन तो दिखे, ये लो। सबसे पहले देखो इसके अंदर अगर मैं सेल्स में से सबसे पहले क्या क्या दे रखा है मुझे, देखो ध्यान से, फिक्स्ड खर्चे दे रखे हैं और सेल्स दे रखी है और प्रॉफिट दे रखा है। सेल्स में से अगर मैं, अभी मैंने कंट्रीब्यूशन निकालने का, कैसे निकालोगे कंट्रीब्यूशन? अब आपको पीवी रेशियो चाहिए, पीवी रेशियो चाहिए तो आपको मैंने बोला था क्या क्या फॉर्मूला होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स। कंट्रीब्यूशन निकालने के अलग अलग मेथड हैं, या तो आप
उसको माइनस कर दो, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, या प्रॉफिट में फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर दो। तो यहाँ पे प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट साफ साफ दिख रहा है, प्रॉफिट में से फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर देती हूँ तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1,50,000, और 1,50,000 क्या हो जाएगी आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन। 1,50,000 आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन आ गई, और सेल्स कितनी है यहाँ पे 3 लाख इंटू में 100। इसमें खिचड़ी पक गई, ये देखो अब ध्यान से देखना, 1,50,000 ये हो गई 3 लाख, और ये आपको दिख ही रहा होगा 50% इंटू 100, तो 00 से 00, फिर 1 2 3 1 2 3, देन 3 1 जा 350, तो ये 50% आ गई बच्चों। आगे इन्होंने बोला है अगर तो लॉस होता है, प्रॉफिट नहीं होता, अब क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, हमें 30,000 का लॉस हो रहा है। अब देखो, अभी मैंने आपको कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला बताया था, 2 फॉर्मूले हैं। एक तो प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दो, प्रॉफिट में से आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो तो भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, या तो फिर प्रॉफिट में फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर दो। अच्छा ये बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दे रखी है 90,000, इसमें मुझे फ़ायदा हुआ ही नहीं, मुझे लॉस हो गया, तो अब माइनस कर दो 30,000, कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। अगेन अगर 60,000 मेरा कंट्रीब्यूशन है तो फिर क्या हो जाएगा, क्या निकालना है, सेल्स वॉल्यूम निकालना है, सेल्स वॉल्यूम निकालना है ना। अभी मैंने पीवी रेशियो कितनी निकाली, पीवी रेशियो इक्वल्स टू क्या था मेरा, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स। पीवी रेशियो मेरी कितनी आई बच्चों 50%, कंट्रीब्यूशन मेरा कितना आया, अभी जो लॉस वाला आया है 30,000 अपॉन में सेल्स। तो मैं क्या करूँगी, 30,000 जो अभी था ना वो 50 यहाँ पे था, देखो 50 यहाँ पे था और यहाँ पे सेल्स थी, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो सेल्स की वैल्यू है ये 50% मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 30,000 डिवाइड में 50 इंटू में 100 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 गया, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये आ जाएगी बच्चों आपके 60,000 रुपीज़। उल्टा कर दिया क्या, 60 अमाउंट गलती कर दी, रुको 60,000 था, अमाउंट गलत ले लिया शायद मैंने, 60,000 था और 50% था, तो 50 इंटू में 100 हो जाएगा, तो 0 से 0, हाँ बच्चों ये गलती हो गई, इसको ध्यान रखना, तो 2 ये हो जाएगा 1,20,000। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो क्वेश्चन इजी था। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ध्यान से समझना। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड जो आपकी प्रॉफिट होती है वो ज़ीरो होती है, ना तो प्रॉफिट आ रहा है ना लॉस आ रहा है, वो वाला जो पॉइंट होता है। देखो अगर आप इस चार्ट से देख पा रहे होगे तो मैं आपको जस्टिफाई कराती हूँ कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ यूनिट, सेल्स, ये सब दे रखे हैं, और इस यूनिट पे जो मेरा प्रॉफिट है वो मेरा प्रॉफिट ज़ीरो है, तो इस यूनिट को हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होती है। तो इसके फॉर्मूले एक तो ये है, एक ये है, कैसे करोगे, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जिसको कंट्रीब्यूशन को हम सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी लिखते हैं, या फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो, दोनों इसके फॉर्मूले हैं। अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, इस चार्ट को क्या बोल रखा है इस चार्ट के अंदर। ये है आपका रिवेन्यू का, ये है आपका टोटल कॉस्ट का, ये इनकम हो गई मेरी, ये खर्चे हो गए। अगर तो मेरा नीचे जा रहा है तो ये लॉस वाली सिचुएशन है, और अगर तो ऊपर जा रहा है तो ये प्रॉफिट वाली सिचुएशन है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट कल आ जाएगा तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना। जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन तक होता है उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ये वाली जो सिचुएशन होगी ना, ये वाला डब्बा, उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। और जब ब्रेक इवन पॉइंट के आगे वाला पॉइंट आता है उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, जहाँ पे प्रॉफिट ज़ीरो के बाद आ जाता है। ये पूरा रिप्रेजेंट कर दिया, इसमें इसको क्या क्या माना है उसको पूरा एक्सप्लेन किया यहाँ पे। अजम्पशन क्या है ब्रेक इवन पॉइंट की, कि प्रोडक्शन और सेल सेम रहेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, वेरी करेगा, वेरिएबल कॉस्ट वेरीज, इट वेरीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लीनियर रिलेशनशिप होगा, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेम रहेंगे।
जो इसकी सारी एजम्पशन है वो इसकी लिमिटेशन होगी। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या सेम रहती है, फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। वेरिएबल कॉस्ट को प्रोपोर्शनेटली भी बांटा जाता है, सेलिंग कॉस्ट कांस्टेंट नहीं रहती, वो इसके नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। क्रैश ब्रेक इवन पॉइंट सिंपल है, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता था फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कैश ब्रेक इवन पॉइंट का होगा कैश फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इसको देखो ध्यान से, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट। फिक्स्ड एक्सपेंस दे रखा है, मटेरियल दे रखा है, लेबर दे रखा है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे दिए। अब फिक्स्ड, अब आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट, यूनिट की टर्म्स में बताओ और बीईपी बताओ अगर सेलिंग प्राइस को 10% कम कर देती हूँ मैं तो। चलो सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, जल्दी से मुझे रिवाइज कराओ कि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला था फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट ढूंढो 4 लाख अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए सेल्स ढूंढो, सेल्स कहाँ है, 40 सेल्स है, सेल्स में से जितने भी वेरिएबल खर्चे माइनस कर दो, 40 में से 10 गया 30, 30 में से 5 गया 25, 25 में से ये भी 5 गया तो हो गया आपका 20। तो ये जो होगा आपका वो आ जाएगा यूनिट्स में 21234 20,000। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं ये सही है कि नहीं। ये आ गया बच्चों 20,000। अब इन्होंने बोला अगर सेलिंग प्राइस में 10% घटा दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। चलो अब ये भी समझ लेते हैं। इन्होंने बोल रखा है कि अगर फिक्स्ड, अभी मैंने दोबारा से ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी दोबारा देखो क्या भी बताया, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट कितना 4 लाख, कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों, कंट्रीब्यूशन मतलब अभी इन्होंने बोला 40 था, 40 का 10% घटा दो, 40 का 10% कितना होगा बच्चों 4। तो 40 का 10% कितना होगा, 40 का 10% हो जाएगा आपका 4, माइनस करो 40 में से तो कितना हो जाएगा 36। तो ये जो 36 हो गया इसके अंदर आप क्या करोगे, ये 36 में से जो भी आपके वेरिएबल खर्चे हैं जो कि 20 आ रहे थे 20 को माइनस कर दोगे और उसके बाद जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज 16 और आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस जितना था 4 लाख अपॉन में 16 फिर आ जाएगा आपका 25,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दी मैंने। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जितनी भी सेल्स होती है, सेल्स बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, यहाँ पे देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज टोटल सेल्स यूनिट माइनस ब्रेक इवन यूनिट, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो, प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन, ये सारे इसके फॉर्मूले हैं। इसकी भी सिग्निफिकेंस क्या है, बीईपी, टिल बीईपी द कंट्रीब्यूशन इज सफिशिएंट टू रिकवर फिक्स्ड कॉस्ट। बीईपी आने तक आप आराम से फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर सकते हो, तो वो वाला आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसके बाद वाला पॉइंट होता है। Profit is the contribution earned out of margin of safety sales. The soundness of business is gauged by the size of margin of safety. The law margin of safety indicates that the firm has high fixed overhead. ये दिखाता है कि अगर आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है तो आपके ओवरहेड जो फिक्स्ड ओवरहेड हैं वो ज़्यादा हैं। हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट, हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये दिखाता है कि स्लाइट फॉल इन सेल्स में थोड़ी बहुत कमी आई है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इम्प्रूव कैसे कैसे होगी, अगर फिक्स्ड कॉस्ट में कमी आती है, वेरिएबल कॉस्ट में कमी आती है, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ होता है और इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स एज टू इम्प्रूव कंट्रीब्यूशन एंड टू हैव मोर प्रॉफिटेबल लाइन्स। अब देखो इसमें इन्होंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पिछले वाला ही पॉइंट ये भी है। अब इन्होंने बोल रखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन सेल्स किस तरीके से निकालोगे, भी निकालना सिखा दिया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सीख लो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस तरीके से निकलेगी आपकी, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स।
इन्होंने तो सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट ही निकाला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहाँ है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कुछ नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए एक्चुअल सेल्स कितनी है, 10 लाख है बच्चों, और ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ रहा है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6 लाख। तो 10 लाख में से 6 लाख माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और ये ब्रेक इवन पॉइंट तो मैंने निकालना सिखा दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल फॉर्म्ड बाय सेल्स लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन। जो सेल्स लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन की जो लाइन बनती है उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं। कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट कौन सा होता है? ये देखो, जो दो प्रॉफिट्स वगैरह जितने प्रॉफिट्स होते हैं उनके बीच का जो निकालते हैं उसको इंडिफरेंस पॉइंट बोलते हैं हम लोग। फिर इन्होंने फॉर्मूले दे दिए कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट के, और सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है? व्हेन लेवल ऑफ सेल्स इज बिलो इंडिफरेंस पॉइंट, जब जो सेल्स का लेवल है वो इंडिफरेंस पॉइंट से नीचे आ जाए तो उसको हम कहेंगे आपका इंडिफरेंस पॉइंट सिग्निफिकेंस। और इन्होंने बोला है लेवल ऑफ सेल्स इज एट इंडिफरेंस पॉइंट बोथ ऑप्शन विल बी इक्वली प्रॉफिटेबल। अगर लेवल ऑफ सेल्स इंडिफरेंस पॉइंट पे ही है तो ये प्रॉफिटेबल ऑप्शन है, इक्वल। और देखो सबसे ज़्यादा अच्छा कब होगा? इंडिफरेंस से नीचे आ जाए, इंडिफरेंस से अबव रहेगा तो मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑप्शन इज हैविंग हायर पीवी रेशियो। यहाँ पे हायर पीवी रेशियो होगा, यहाँ पे हायर पीवी रेशियो होगा, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट लोअर होगा, और यहाँ पे इक्वल ऑप्शन होगा आपके पास दोनों का। फिर देखो नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग एंड वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, डिसीजन मेकिंग एंड वेरिएबल कॉस्ट का मतलब, कॉस्टिंग का मतलब है कि कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं और प्रॉब्लम को क्लियर करते हैं। फिर डेटा को एनालाइजेस, वेरियस सेक्शन से डेटा को एनालाइज करते हैं। उसके बाद उसकी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। पहले हमने डिफाइन किया प्रॉब्लम को, उसके बाद डेटा को एनालाइज किया, फिर प्रॉब्लम को एनालाइज किया, उसके अल्टरनेटिव चॉइसेस ढूंढे, हर एक चॉइस को इवेल्युएट किया और फिर सेलेक्ट किया अल्टरनेटिव, फिर लास्ट में अपना रिजल्ट निकाल दिया। शॉर्ट टर्म डिसीजन भी होते हैं और लॉन्ग टर्म डिसीजन भी होते हैं। शॉर्ट टर्म डिसीजन जो होते हैं वो पर्टिकुलर नेचर में होते हैं, जबकि जो लॉन्ग टर्म होते हैं उसमें डेटा, रेलिवेंट डेटा की नीड होती है। फिर कह रहे हैं कि जो रेलिवेंट और इररेलिवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, रेलिवेंट कुछ कॉस्ट होती है बिजनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंटली चाहिए ही चाहिए, और कुछ कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है। जैसे कि कॉस्ट को इन्होंने संक कॉस्ट में बांटा गया है, वो कॉस्ट जो कि लग गई, एक बार आपने फर्म के अंदर या एक मशीनरी में लगा दी तो वो डूब गई, वो रिकवर नहीं होगी, इररिकवरेबल कॉस्ट को संक कॉस्ट कहा जाता है। शट डाउन कॉस्ट कौन सी होती है? वो कॉस्ट जहाँ पे हम बिजनेस को बंद कर देते हैं। समटाइम्स इट बिकम नेसेसरी फॉर अ कंपनी टू टेम्पररीली क्लोज डाउन द फैक्ट्री और यूनिट बिकॉज ट्रेड डाउन टर्न विद व्यू टू रीओपनिंग इट इन फ्यूचर। बाद में कभी खोलेंगे, अभी जब बिल्कुल बंद करते हैं तो वो कॉस्ट शट डाउन कॉस्ट कहलाती है। फिक्स्ड कॉस्ट सेम टाइम पे रिमेन कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और कमिटेड कॉस्ट कौन सी होती है? कॉस्ट राइजिंग फ्रॉम प्रायर डिसीजन, जो पहले के डिसीजन से जो अब इफेक्ट पड़ रहा है वो वाली कॉस्ट कमिटेड कॉस्ट होती है। और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट कौन सी होती है? कॉस्ट हुज अमाउंट विद इन अ टाइम पीरियड इज डिटरमाइंड बाय डिसीजन टेकन बाय द एप्रोप्रिएट बजट होल्डर की वजह से जो कॉस्ट डिसाइड होती है, इसको अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हैं, थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं इसको। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जब हम एक चीज़ को ग्रैप अप करते हैं, दूसरी चीज़ को छोड़ते हैं, तो जो दूसरी चीज़ हमने लूज़ करी उसके जो आउटपुट होते हैं उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। एक अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी का जो लॉस होता है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। फिर मार्जिनल कॉस्ट जो एडिशनल कॉस्ट होती है इसको वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। डिफरेंशिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? कि डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट, अलग अलग कॉस्ट के अंदर जो डिफरेंस होता है उसको डिफरेंशियल कॉस्ट बोलते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कौन सी होती है?
कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एन एसेट, एक असेट को रिप्लेस करके दूसरी असेट को जब परचेज करते हैं वो कॉस्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है। इम्प्यूटेड कॉस्ट इनबिल्ट कॉस्ट होती है जो कि फर्म की कॉस्ट होती है। ये सिमिलर कॉस्ट होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह ही। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जो हम अज्यूम नहीं करते, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस विच आर करंट कैश पेमेंट, जो कि करंट कैश पेमेंट हमें बाहर के लोगों को देनी है। और फ्यूचर कॉस्ट कौन सी होती है, जो कि द पास्ट कॉस्ट इज हिस्टोरिक, और जो सम कॉस्ट विच हैज़ ऑलरेडी इनकर्ड एंड कैन नॉट बी चेंज, जिसको हम बदल नहीं सकते। कन्वर्जन कॉस्ट कौन सी होती है, जो कि आपकी टाइम मतलब एक वर्क इन प्रोग्रेस से लेकर के, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस से लेकर के उसको फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने तक की जो प्रोसेस होती है वो आपकी कन्वर्जन कॉस्ट कहलाती है। फिर वेरिएबल कॉस्ट कौन सी हो गई, वेरिएबल कॉस्ट होती है जो कि वेरी करती है प्रोडक्शन पर यूनिट के साथ, वेरी करती है आपके टोटल आउटपुट के साथ। इस लेक्चर वीडियो में इतना ही। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे, और आप इसकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इतने ही लेक्चर्स अवेलेबल करा सकती थी मैं। सो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट मत करना मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल्स की, ना न्यूमेरिकल की, ना थ्योरी की। इस टाइम पे इतना अवेलेबल कराना मेरे लिए मैक्स टू मैक्स पॉसिबल था। ओके, अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और वो देखते हैं कौन सा लेक्चर होने वाला है, इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। अच्छे से एग्ज़ाम दो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।